नमस्कार दोस्तों, आगामी राज्य सेवा परीक्षा 2025 को ध्यान में रख करके उड़ान आईएएस अकादमी की तरफ से एक एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है। इसी के अंतर्गत आज हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि इस सीरीज के अंतर्गत अलग अलग दिन कम से कम 2 वीडियोस आप तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि आपका जो रिवीजन वाला हिस्सा है वो बहुत अच्छे से तैयार हो सके, आप बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर सके और क्वेश्चन के पैटर्न को समझ सके कि वर्तमान में सीजीपीएससी जो है वो कैसे पैटर्न को लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख करके आज हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज जो मुख्य हम लोग का इसमें विषय होगा उसमें है, एक तो है छत्तीसगढ़ी की रचनाएं एवं रचनाकार, यानी साहित्य और साहित्यकार हम लोग इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। कुछ तरीके बताऊंगा जिससे कि आप इन रचनाकारों को अच्छे से याद कर सकते हैं। एक नया तरीका आपके लिए मैंने इसको याद करने का निकाला है, तो वो तरीका भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ लोकोक्तियों पर भी चर्चा करेंगे। कुछ लोकोक्तियां आपके लिए मैंने प्रश्न के रूप में बना करके लाया है, तो इन प्रश्नों को भी हम साथ में देखेंगे। इनको भी हम साथ में देखेंगे। तो आज हम लोग मेन जो हम लोग का फोकस रहेगा वो रहेगा रचनाएं, रचनाकार और लोकोक्तियां। इन्हीं दोनों टॉपिक को रख करके आज हम हमारे एमसीक्यू की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो ये वाला पैटर्न आप देख रहे हैं। ये वाला जो पैटर्न है ये कहीं ना कहीं अभी यदि आप देखें तो सीजीपीएससी बहुत ज्यादा इसके प्रश्न पूछ रहा है। आप पिछले 2-3 सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम ले लीजिए, जैसे 2022 ले लीजिए, 2023 ले लीजिए, 2024 ले लीजिए। इन प्रश्नों में या इन प्रश्न पत्रों में एक प्रश्न आपको इस प्रकार का मिल रहा है, जहां पर आपको पंक्ति दिया रहता है और उन पंक्तियों के आधार पर आपको रचनाकार को पहचानना होता है। तो सबसे पहले तो ये पंक्ति देखिए। पंक्ति है, खरिखा में लरिका दिलिए देखे नंद किशोर, चरखा सरिखा तभी चले गिंजरत है मन मोर, कोनो जतन लगाए के देते श्याम मिलाए, धोकर धोकर के रात दिन परत्यों तोरिज पाए। ये रचना किनकी है? रामनाथ साहू विकल्प में है, सुंदरलाल शर्मा, रेवाराम बाबू या रामेश्वर वैष्णव। तो ये जो रचना है बेसिकली आप देखेंगे तो पंडित सुंदरलाल शर्मा की दान लीला से लिया गया है। दान लीला का जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें कुल 5 भाग आपको दिखाई पड़ते हैं। जो छत्तीसगढ़ी दान लीला है इसमें आपको कुल 5 भाग दिखाई पड़ते हैं। ये जो दान लीला है इसका बेसिक जो कथानक है वो किस पर आधारित है? वो है भगवान कृष्ण पर। तो भगवान कृष्ण को केंद्र में रख करके छत्तीसगढ़ी दान लीला पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ये जो दान लीला है इसमें कुल 5 भाग हमको देखने को मिलते हैं। अब यदि इसकी बात करें तो ये रही छत्तीसगढ़ी दान लीला, आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ी दान लीला का मूल पत्र है, मूल प्रति है, जिसमें लिखा है छत्तीसगढ़ी भाषा रसिकों के चित्त विनोदार्थ, मतलब जिनको छत्तीसगढ़ी भाषा से प्रेम है, छत्तीसगढ़ी भाषा जिनको प्रिय है, ऐसे लोगों के चित्त को विनोद प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ी दान लीला लिखी गई है। लिखा है इसके नीचे नाम श्रीमद पंडित जियालाल त्रिपाठ्यात्मज, मतलब पंडित जियालाल त्रिपाठी के पुत्र, आत्मज मतलब होता है पुत्र, पंडित सुंदरलाल शर्मा त्रिपाठी प्रणीत, मतलब इनको जो लिखा है, इसको जिसने लिखा है उसका नाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा त्रिपाठी। ठीक है, अब इनके पिताजी का सरनेम जो था वो त्रिपाठी था, लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा ने शर्मा जो सरनेम है उसको अडॉप्ट किया था। ठीक, देखिए इसके प्रकाशक ये तो हो गए, इसके रचनाकार पंडित सुंदरलाल शर्मा जो हैं ये इसके रचनाकार हो गए, इसकी रचना इन्होंने की है। लेकिन इसका जो प्रकाशन है वो प्रकाशन किया गया है श्री चंद्रशेखर विद्याभूषण शर्मा जिमींदार। ठीक है,
चंद्रशेखर विद्याभूषण शर्मा, आप नाम याद रख सकते हैं, चंद्रशेखर विद्याभूषण शर्मा, ये देखिए इनका नाम है। चंद्रसूर, राजिम, रायपुर, सीपी, सीपी मतलब है सेंट्रल प्रोविंस, उस समय सेंट्रल प्रोविंस था। तो ये जो रचना है सन 1924 की रचना है, यहां पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है डेट, ईयर लिखा हुआ है सन 1924 ईस्वी। यही सारे फैक्ट मैंने यहां पर आपको लिख करके दिया है। ये देखिए छत्तीसगढ़ी दान लीला, इसका प्रकाशन हुआ है सन 1924 ईस्वी में। रचयिता हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा त्रिपाठी, यहां पर यही नाम लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहां पर पंडित सुंदरलाल शर्मा त्रिपाठी इस पूरे नाम को यहां लिखा है। प्रकाशक हैं इसके श्री चंद्रशेखर विद्याभूषण शर्मा। प्रकाशन स्थल की यदि हम बात करें तो ये चंद्रसूर राजिम, जो कि रायपुर जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है, उस समय आता था, अब तो राजिम गरियाबंद जिले में आता है। कुल 5 भाग है इसमें, और इसकी विधा यदि देखें तो यह है खंड काव्य। खंड काव्य में जीवन के किसी घटना को आधार बना करके रचना की जाती है। तो इतने सारे फैक्ट आप छत्तीसगढ़ी दान लीला के संबंध में याद रख सकते हैं। क्यों ऐसा मैंने बताया? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की भी जानकारी देता है। मान लो इसी क्वेश्चन को स्टेटमेंट बना करके दे दिया कि छत्तीसगढ़ी दान लीला के संबंध में असत्य कथन का चयन करें, तो क्वेश्चन देगा इसका प्रकाशन वर्ष 1924 है या यह 1924 में प्रकाशित हुआ। इसके रचयिता पंडित सुंदरलाल शर्मा त्रिपाठी हैं। यह प्रकाशन स्थल चंद्रसूर राजिम रायपुर से प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 5 भाग थे। यह खंड काव्य विधा के अंतर्गत आता है और इन्हीं में से किसी एक फैक्ट को आपको अलग से प्रोवाइड करा देगा और बोलेगा कि छत्तीसगढ़ी दान लीला के संबंध में यह कथन जो है यह असत्य है। ठीक है, जैसे ये 1924 को 1928 कर देगा, या पंडित सुंदरलाल शर्मा त्रिपाठी को कुछ और नाम कर देगा, या प्रकाशन स्थल को केवल और केवल रायपुर कर देगा या दुर्ग कर देगा। भाग 5 की जगह 6 कर देगा या 7 कर देगा, मतलब ये संख्या बदल देगा। खंड काव्य की जगह वो महाकाव्य लिख देगा। तो आपको ये सारे फैक्ट जो हैं वो एकदम बेसिक फैक्ट हैं, इसीलिए इससे संबंधित जो बेसिक जानकारियां हैं वो अपने को पता होनी चाहिए। तो ये जो प्रश्न है छत्तीसगढ़ी दान लीला से है, पंडित सुंदरलाल शर्मा की रचना है। खरिका में लरिका लिए देखे नंद किशोर, चरखा सरिखा तभी चले गिंजरत है मनमोर, दोहा का उदाहरण है ये। दोहा छंद है इसमें। कोनो जतन लगाए के देते श्याम मिलाए, धोकर धोकर के रात दिन परत्यों तोरेज पाए। ये छत्तीसगढ़ी दान लीला से ली हुई पंक्ति है, उसका पद है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब आइस बादर करिया तपिस बहुत 2 महीना, तौन सूरज मुंह के तोपिस। अब यहां पर कौन सा शब्द आएगा ये आपको पूछ रहा है। विकल्प है लरिया, जरिया, हरिया या फरिया। तो आपको बता दूं कि ये जो रचना है ये बेसिकली पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी की रचना से लिया गया है। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी की रचना से ली हुई पंक्ति है, जिसमें पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी जो है वो बादल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तौन सूरज के मुंह में तोपिस फरिया। ठीक है, तो यहां पर देखो ये कहना क्या चाहते हैं, जब आइस बादर करिया, मतलब जब बादल काला बादल आया तो तपिस बहुत 2 महीना बहुत तपा था सूर्य, तौन सूरज मुंह तोपिस फरिया। तो वो जो सूरज है जो 2 महीने तक बहुत तपा था, है ना, वो बादल के आते ही अपने मुंह में फरिया डाल लिया। सर फरिया मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो मानवीकरण अलंकार भी हमको दिखाई पड़ता है। मानवीकरण अलंकार है जहां पर बादल का, सूर्य का मानवीकरण कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो फरिया यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अच्छा, उसके पहले पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी के बारे में जान लीजिए। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी, ये देखिए
ठीक है, आपने इनका नाम सुना होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्रख्यात व्यक्तित्व हैं, साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम रखते हैं, बहुत बड़ा ओहदा रखते हैं। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी के बारे में सबसे पहला फैक्ट जो हमको याद होना चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। अब यहीं से छत्तीसगढ़ी राजभाषा को यदि आप थोड़ा सा देख लें तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा के संबंध में मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग, इसका गठन हुआ है छत्तीसगढ़ी राजभाषा को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए। आप जब राजभाषा आयोग के गठन की बात करते हैं तो इसके संबंध में 2-4 तारीखें आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपको सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि हमारा राज्य गठित कब हुआ। हमारा राज्य गठित हुआ है 1 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को हमारे राज्य का गठन हुआ। अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना। 26वें क्रम का राज्य भारतीय संघ में ये हमारा छत्तीसगढ़ बना था। जैसे ही हमारा राज्य बना तो छत्तीसगढ़ी को राजभाषा बनाने की मांग उठने लगी और इसी के अंतर्गत सारी मांगों को ध्यान में रखते हुए 28 नवंबर सन 2007 को विधानसभा में एक बिल पारित किया गया। बिल का नाम था छत्तीसगढ़ी राजभाषा संशोधन विधेयक सन 2007। छत्तीसगढ़ी राजभाषा संशोधन विधेयक 2007। इस बिल को विधानसभा में पारित किया गया। यह बिल विधानसभा से पारित हुआ, विधानसभा में पारित हुआ और इसीलिए हर साल 28 नवंबर की तारीख में हम क्या मनाते हैं? हम छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, हर साल 28 नवंबर को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस। पिछले ही महीने आपने मनाया है छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस, संविधान दिवस के जस्ट एक दिन बाद, है ना, 27 के बाद 28। 26 नवंबर को संविधान दिवस, 27 को ब्रेक रहता है, 28 तारीख को हम मनाते हैं छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस। अब जब छत्तीसगढ़ी भाषा को विधानसभा में हमने राजभाषा के रूप में शामिल करने के लिए बिल पारित कर दिया तो राज्य सरकार के पास ये शक्ति मिल गई, राज्य सरकार को ये शक्ति मिल गई कि वो एक ऐसी संस्था का गठन कर सकती है जो कि छत्तीसगढ़ी के संबंध में शोध कार्य करे, छत्तीसगढ़ी की साहित्यिक समृद्धि को बढ़ाने का प्रयास करे और छत्तीसगढ़ी के शब्दकोश का भी विस्तार करे। तब हमने 11 जुलाई 2008 को हमने इस बिल को, या ये जो विधानसभा में पारित हुआ बिल है, इसको राज्यपाल की अनुमति के साथ राजपत्र में प्रकाशित कराया, राजपत्र में प्रकाशित हुआ। इसके बाद अगस्त 2008 में, ठीक अगले महीने अगस्त 2008 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन हुआ और इसी तारीख को पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। ध्यान रखिएगा, राजभाषा आयोग अपनी कारोबारी बैठक करती है 14 अगस्त 2008 को। 14 अगस्त 2008 को राजभाषा आयोग जो है वो प्रथम कारोबारी बैठक करती है, प्रथम कारोबारी बैठक किया जाता है राजभाषा आयोग के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए हर साल
14 अगस्त की तारीख में, ध्यान रखिएगा, हर साल 14 अगस्त की तारीख में राजभाषा आयोग अपना कार्यालय स्थापना दिवस मनाती है। अपना कार्यालय स्थापना दिवस कब मनाती है राजभाषा आयोग? 14 अगस्त को मनाती है। क्यों मनाती है? क्योंकि 14 अगस्त 2008 को राजभाषा आयोग की प्रथम कारोबारी बैठक हुई थी। इसके बाद राजभाषा आयोग के बारे में तो ये सारे फैक्ट हमने पढ़ लिए। तो राजभाषा आयोग जो है जब अपना काम करती है तो आपको पता होगा कि दो प्रकार की योजनाओं का संचालन राजभाषा आयोग करती है। एक तो साहित्यिक समृद्धि बढ़ाने के लिए माई कोठी योजना, और दूसरा शब्दकोश या शब्द भंडार विकसित करने के लिए बिजहा योजना। ये दोनों योजनाओं का संचालन राजभाषा आयोग के द्वारा किया जाता है। बिजहा योजना ऐसी योजना है जिसमें छत्तीसगढ़ी के लुप्त हो रहे शब्दों को संग्रहित करके उनको पुनः प्रचलन में लाने का प्रयास किया जाता है। वहीं अगर माई कोठी योजना की बात करें तो माई कोठी योजना के द्वारा जो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग है वो छत्तीसगढ़ी के साहित्य, इसके अलावा ऐसी दूसरी भाषाओं के साहित्य जो छत्तीसगढ़ के बारे में लिखा गया है उनका संग्रहण और संकलन करने का काम करती है। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के द्वारा दो योजनाएं जो है ये संचालित की जा रही हैं, जिसमें से एक है बिजहा और एक है माई कोठी। माई कोठी योजना का उद्देश्य साहित्यिक समृद्धि बढ़ाना है, जबकि जो बिजहा योजना है इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ी के शब्द भंडार का संकलन करना, प्रकाशन करना और भाषाओं के अंतर्गत प्रयोग हो रहे शब्दों को संरक्षित करना। तो ये तो है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी के बारे में कुछ बात। अब चूंकि ये कवि रहे हैं तो इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है पर्रा भर लाई और राम बनवास। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। ये है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी। पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तोला बंदम वो छत्तीसगढ़ महतारी, तोर माटी मां जन्म लिहूं मैं तोर परम पियारी, तय मोर परम पियारी। किसकी रचना है? दुर्गा प्रसाद पारकर की रचना है कि देवधर महंत की रचना है कि देवनारायण शर्मा की रचना है कि द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र की रचना है? तो ये जो रचना है ये बेसिकली पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी, डीपी तिवारी विप्र जी की रचना है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ महतारी। उस छत्तीसगढ़ महतारी के अंतर्गत ये जो पंक्ति है वो आता है। क्या लिखा है सर? वो तोला बंदम वो छत्तीसगढ़ महतारी, तोर माटी मां जन्म लिहूं तय मैं तय, तोर माटी मां जन्म लिहूं मैं तय मोर परम पियारी। ये इनकी रचना है। तो द्वारिका प्रसाद तिवारी जी की रचना है। ये देखिए, ये है पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र। इनकी प्रमुख कृतियों की यदि हम बात करें तो सुराज गीत, गांधी गीत, फागुन गीत, डबकत गीत, डबकत गीत ना जाने कितनों बार पूछा जा चुका है, राम और केवट संवाद, ठीक है, ये संवाद है असल में, राम और केवट संवाद, आल्हा और छत्तीसगढ़ महतारी। और इसी छत्तीसगढ़ महतारी रचना से वो जो पंक्ति है ये हमने ली हुई है। ठीक है, तो ये है द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र। अगला है छत्तीसगढ़ी छंद संग्रह। छंद के छा के रचनाकार हैं कोदूराम दलित, अरुण कुमार निगम, सुधीर शर्मा, योगिता गौड़। तो इस प्रश्न का उत्तर है छंद के छा अरुण कुमार निगम जी की रचना है। ठीक है, इनके बारे में आपको बता दूं कि ये जो अरुण कुमार निगम जी हैं ये कोदूराम दलित जी के सुपुत्र हैं। ये रचयिता हैं छंद के छा नाम की रचना के। ये जो छंद के छा है इसकी विधा या ये किस प्रकार का ग्रंथ है, तो ये छत्तीसगढ़ी छंद संग्रह के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ये है वो पुस्तक छत्तीसगढ़ी छंद संग्रह, छंद के छा, अरुण निगम।
तो ध्यान रखिएगा, छंद के छा रचना है किनकी? छंद के छा अरुण निगम की रचना है। निम्नांकित रचनाओं पर विचार करें। सियानी गोठ, हमर देश, कनवा समधी, दूमितान, प्रकृति वर्णन, ये 5 रचनाएं यहां पर लिखी हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सी रचना कोदूराम दलित की है। ठीक है, हास्य व्यंग्य के कवि माने जाते हैं कोदूराम दलित जी, और इनकी रचनाएं यदि आप देखें तो सियानी गोठ भी इनकी रचना है, हमर देश भी इनकी रचना है, कनवा समधी और दूमितान, ये तो विनय कुमार पाठक जी की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये रचना लिखी हुई है सियानी गोठ। इसके अलावा दूमितान भी लिखा हुआ है और कनवा समधी भी वहां पर लिखा हुआ है, तो ये तीनों रचनाएं लिखी हैं। इसके अलावा हमर देश और प्रकृति वर्णन भी कोदूराम दलित जी की रचना है, तो इसका आंसर होगा विकल्प नंबर डी। अब इनके बारे में यदि आप देखें तो ये है कोदूराम दलित जी। ठीक है, अर्जुंदा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। इनकी रचना प्रमुख कृतियों में देखिए, सियानी गोठ 1967, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सन 2000 में इन्होंने लिखा है। अब इनकी रचना देखिए, कविता संग्रह है सियानी गोठ, हमर देश, कनवा समधी, दूमितान, प्रकृति वर्णन और बाल कविता, ये सारी रचनाएं कोदूराम दलित जी की रचना है। ठीक है, और ये जो पेज है ये कविता कोश से लिया गया है। कविता कोश में आपको बहुत सारी रचनाएं, छत्तीसगढ़ी भाषा के बहुत सारे रचनाकार आपको मिल जाएंगे, और यदि आप उनकी रचनाओं को, कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल वहां जाकर के आप इन कविताओं को पढ़िए, क्योंकि छत्तीसगढ़ी पढ़े के मजा अलग है नहीं? छत्तीसगढ़ी में रचना देखू, छत्तीसगढ़ी के कविता पढ़ू तो ओकर आनंद अलग है सर। ठीक, चलो आगे बढ़थन। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, सुमेलित करना है अपने को। साकेत संत किसकी रचना है? डोकरा भईन कबीर किसकी रचना है? ढेकी किसकी रचना है? फुटा करम किसकी रचना है? तो साकेत संत रचना है बलदेव प्रसाद मिश्र जी की। दूसरी रचना है डोकरा भईन कबीर, ये रचना है बुधराम यादव की। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, साकेत संत को पूछा हुआ है, कई बार पूछा है। ठीक है, डॉक्टर बलदेव नहीं है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये बलदेव प्रसाद मिश्र जी हैं। डॉक्टर बलदेव अगले रचनाकार हैं। साकेत संत के जो रचनाकार हैं वो है बलदेव प्रसाद मिश्र। डोकरा भईन कबीर के रचनाकार हैं बुधराम यादव। ढेकी पत्रिका के ढेकी पुस्तक के रचनाकार हैं सुशील भोले। सुशील भोले हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहे हैं। क्यों चर्चा में रहे हैं सर? क्योंकि सुशील भोले के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम है मयारू माटी। मयारू माटी, ठीक है, मयारू माटी पत्रिका का संपादन किया जाता था सुशील भोले के द्वारा। असल में इनका नाम है सुशील वर्मा। सुशील वर्मा इनका नाम है, भोले इन्होंने टाइटल लिया हुआ है। तो मयारू माटी इनकी पत्रिका है, और इनकी एक वेब पत्रिका आती है, यानी फेसबुक पेज पर इनकी एक पत्रिका आती है कोंदा भैरा के गोठ। कोंदा भैरा के गोठ। तो ये दोनों रचनाएं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एक तो है मयारू माटी, क्योंकि इसको 2023 के सीजीपीएससी मेंस में पूछा हुआ है, मयारू माटी के संपादक कौन है? तो मयारू माटी के संपादक हैं सुशील वर्मा या सुशील भोले। ठीक, इनकी वेब पत्रिका है कोंदा भैरा के गोठ, ध्यान रखिएगा इसको। फुटहा करम के रचनाकार हैं हृदय सिंह चौहान। फुटहा करम के फुटहा दोना, पेज गंवागे चारों कोना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, है नी? तो आ ई यही इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए आ ई 1 2 3 4, ये आंसर हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठता है कई बार। अगला ये लीजिए, अगला क्वेश्चन आ ही गया। कोंदा भैरा वेब पत्रिका के संपादक कौन है? तो नाम याद रखिएगा, सुशील भोले जी जो हैं वो कोंदा भैरा वेब पत्रिका के संपादक हैं। इसके अलावा
छत्तीसगढ़ी की प्रथम वेब पत्रिका भी याद रखिए। छत्तीसगढ़ी की प्रथम वेब पत्रिका, वेब यानी इंटरनेट पर जारी होने वाली पत्रिका कौन थी? गुरतुरगोठ। गुरतुरगोठ। और इसके संपादक हैं संजीव तिवारी। संजीव तिवारी जी जो हैं वो इसके संपादक हैं, ध्यान रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ी के प्रथम वेब पत्रिका बोलेगा तो गुरतुरगोठ है। जबकि कोंदा भैरव वेब पत्रिका के संपादक कौन है? सुशील भोले हैं। ठीक। अच्छा, श्याम वर्मा का नाम दिख रहा है आपको। श्याम वर्मा जी जो हैं वो रेडियो समन्वित पत्रिका भुइयां के संपादक हैं, ध्यान रखिएगा। भुइयां, आकाशवाणी में एक रेडियो समन्वित पत्रिका आती है, मतलब एक कार्यक्रम आता है, समझ लो आधे घंटे का, जिसका नाम है भुइयां। इस भुइयां के होस्ट हैं कौन? श्याम वर्मा जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवनाही काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? सवनाही काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? रामेश्वर वैष्णव हैं, शकुंतला शर्मा है, रामेश्वर शर्मा है, या रामनाथ साहू हैं? तो सवनाही जो काव्य संग्रह है इसके रचनाकार हैं रामेश्वर शर्मा। नाम याद रखिएगा। रामेश्वर वैष्णव अलग हैं, ठीक है। रामेश्वर वैष्णव की रचना है नोनी बेंद्री, आपने पढ़ा होगा, नोनी बेंद्री इनकी रचना है। नोनी बेंद्री ये इनकी रचना है, ठीक है। रामेश्वर शर्मा की रचना है सवनाही, ये काव्य संग्रह है मूलतः। अगला है असंगत युग्म का चयन करें, पत्रिका एवं संपादक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन न केवल सी सेट में बल्कि जो जीएस वाला पोर्शन है वहां पर भी आता है। तो यहां पर पत्रिकाओं के नाम लिखे हैं, छत्तीसगढ़ गौरव रंजन लाल पाठक, चिंगारी के फूल विनय कुमार पाठक, उत्थान सुंदरलाल त्रिपाठी और विकास कुलदीप सहाय। तो इन पत्रिकाओं में यदि हम देखें तो असंगत है विनय कुमार पाठक चिंगारी के फूल। क्यों? क्योंकि विनय कुमार पाठक जी ने इसका संपादन नहीं किया है, बल्कि इसका संपादन किया है विमल कुमार पाठक जी ने, ठीक है। विमल कुमार पाठक बहुत मंजे हुए साहित्यकार छत्तीसगढ़ के। और जब हम राजभाषा आयोग के संगोष्ठियों की बात करते हैं तो उन संगोष्ठियों में जो बेमेतरा वाली संगोष्ठी थी, 6ठे नंबर की संगोष्ठी, वो संगोष्ठी विमल कुमार पाठक जी को समर्पित थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ गौरव रंजन लाल पाठक की रचना है। उत्थान पत्रिका है सुंदरलाल त्रिपाठी जी की, रायपुर से प्रकाशित होती थी उत्थान, ध्यान रखिएगा। रायपुर जिला परिषद के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था। वहीं बिलासपुर जिला परिषद के द्वारा प्रकाशित होती थी पत्रिका विकास, और इसके संपादक थे कुलदीप सहाय। तो नाम याद रखिएगा, यहां से प्रश्न डायरेक्ट उठता है। अगला है छत्तीसगढ़ी उपन्यास कका के घर के लेखक कौन है? छत्तीसगढ़ी उपन्यास कका के घर, उपन्यास शब्द आया है तो छत्तीसगढ़ी का प्रथम उपन्यास याद रखिएगा। आप ऐसे ही करके याद करेंगे तो आपको याद होगा। छत्तीसगढ़ी के का प्रथम उपन्यास, छत्तीसगढ़ी का प्रथम उपन्यास है हीरू के कहिनिज। हीरू के कहिनी ये प्रथम उपन्यास है। इसके रचनाकार कौन है? तो सर इसके रचनाकार हैं बंशीधर पांडे। ठीक है। तो रामनाथ साहू ने लिखा है कका के घर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर है रामनाथ साहू, जिन्होंने रचना लिखी है कका के घर, ये उपन्यास है, ठीक। अगला प्रश्न लोकोक्ति से है प्रश्न।
अंगना खचवा करना का अर्थ है, अंगना खचवा करना का मतलब क्या होता है? तो अंगना खचवा करने का मतलब आंगन साफ करना, घर में बंटवारा करना, आंगन में खेलना या खुशामद करना। अंगना खचवा करने का अर्थ होता है खुशामद करना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पढ़ के ऐसा लगेगा कि अंगना ला ऐसे खचवा करा थे दो भाग में, ऐसे ऐसे नो है। अंगना खचवा करे के मतलब होते कोनो ला अपन पक्ष में करे के कोशिश करना, और एक बार का करना, तेल पालिश करना। तेल पालिश मतलब एक्चुअल तेल पालिश नहीं भाई, खुशामद करना, जी हुजूरी करना। अंगना खचवा करे के मतलब खुशामद करना। अगला प्रश्न है, अंगरा धरवाना का अर्थ क्या है? आग जलाना, नुकसान कराना, गर्मजोशी से स्वागत करना या पूजा करना। अंगरा धरवाना का मतलब होता है नुकसान करना, ठीक है। कैसे प्रयोग में आते सर? देख, ऐसे जैसे अंगरा धरवाना हमला अर्थ पता करना है। कोई भी लोकोक्ति हो, कोई भी मुहावरा हो, जब तक ओला वाक्य में पिरो के नहीं देखू तब तक ओला एक्चुअल अर्थ ला नहीं समझ पाहू। जैसे अंगरा धरवाना है, अंगरा धरवाना कैसे कहते? अंगरा मतलब होते है आग के धधकता वाला कोयला, है नी, धधकत कोयला ला हमन काय कहते हैं? अंगरा। तो अंगरा धरवाना मतलब होते नुकसान कराना। कैसे? तय बाबू अच्छा अंगरा धरवा दे मोला, 5,000 ओला देल कह दे, मैं दे दे भल मानस में, और वो लौटाते नहीं है। तो ये जो अंगरा धरवाना एक मतलब होते नुकसान कराना, ठीक है। मैं किसी को बोल के उसका नुकसान करवा दूं तो ये क्या है? अंगरा धरवाना है, ठीक है। अगला, अंधियारी कुरिया मां सुई खोजना का अर्थ है। अंधियारी कुरिया मां सूजी खोजना है तोला, है नी, तो रात में काम करना, असंभव कार्य करने का प्रयास करना, कुछ गुम हो जाना या अंधेरे से डरना। तब पढ़ के तो ऐसे लगा था जैसे कुछ गुम गए तेला खोजना, नहीं। अंधियारी कुरिया मां सूजी खोजना के मतलब होते असंभव कार्य ला करे के प्रयास करना। या यही ला थोड़ा से आगे जाहू तब विकल्प में हो सकते ये दिख जाही, अनुमान से काम करना, अनुमान से कार्य करना, ठीक है। यही ला हमन क्या कहते हैं? अंधेरे में तीर चलाना, मतलब अनुमान से काम करना, ठीक है। अंधियारी कुरिया में मान ले सूजी गंवा गए तो लोग खोजना लगभग असंभव काम है, लगभग असंभव काम है। तो ओकरे बार हमन प्रयोग करथन असंभव कार्य करे के प्रयास करना, या इला कहिथो अनुमान से कोनो कार्य ला करना, कोनो काम ला अटकरा के करना, ठीक है। तो यही ला कहे जाते का अंधियारी कुरिया मां सूजी खोजना। अगला प्रश्न है, आँखी लोरियाना का अर्थ है। अच्छा प्रश्न है। आँखी से बहुत अकन प्रश्न आते हैं हमारे यहाँ, है नी। आँखी भरना, आँखी डबडबाना, आँखियाना, है नी, का होते मन है तैसे। तो आँखी लोरियाना माने रोना, आंखों में आंसू भर आना, नींद आना, खुश होना। आँखी लोरियाना के मतलब होते आँखी मां आंसू भर आना, ठीक है। जैसे मान लो कोनो व्यक्ति है, ओकर प्रियतम ओकर गांव से दूर जावत है, तो ओला जावत देख करके प्रेमिका के आंखी जो है लोरिया जथे, मतलब आंख भर जथे। आंखी से बहुत अकन है, शरीर के अंग से बहुत सारा लोकोक्ति, बहुत सारा मुहावरा मिल जाही। जैसे जैसे उंगली है नी, तो अंगरी, अंगरी देखाना, अंगरी देखाना मतलब होते ललकारना, है कि नहीं। अंगरी दिखाना मतलब ललकारना। और अंगरी चूमना या अंगठा चूमना हमन कह देते है नहीं, अंगरी चूमना या अंगठा चूमना मतलब खुशामद करना, कोनो चीज पर एकदम लोलो पुंजो करना कि भैया मोर काम ला कर दे, अंगठा चूमना, ठीक है। ऐसने आही आंखी से तो शब्द आही अखियाना। अखियाना माने का होते? अखियाना मतलब होते हैं आंख से इशारा करना। आंखी से शब्द बनही, आंखी से शब्द बनही आंखी दिखाना। आंखी दिखाना मतलब गुस्सा दिखाना, रोष दिखाना, तो वो आंखी दिखाना होते, है नी। शब्द आ जही आंखी आंखी में झूलना,
आखी आखी में झूलना, है नी, तो बहुत सुरता आना, पंक्ति है ना, ठीक है। पढ़ू तो मिल ही, चौरा में बैठे गुनत रही था तोला, है नी, ऐसे करके है। आखी आखी में झूले तोरे आखी, ऐसे तो आखी आखी में झूलना मतलब याद करना, सुरता करना, सुरताना, ए होते। आखी आखी में झूलना ए हो जही। आखी से वो बहुत सारा है, जैसे आखी के तारा होना, आखी के बूंदी होना, ए प्रकार के आखी में किरकिरी होना, आखी जलना, एक आहरे, ये सब लोकोक्ति मुहावरा मन के उदाहरण है। एम तो खैर मुहावरा है, ए लोकोक्ति हरे, ठीक है, ये नहीं, सॉरी, यहू मुहावरा हरे। तब मुहावरा जो रहते, है नी, मुहावरा ए वाक्य के छोटे से हिस्सा हरे। तो आंखों में आंसू भर आना, आंखी लोरियाना के अर्थ होते, ठीक है। तो याद कर लू भाई, पढ़ लू। घोंघी पुरान होना का अर्थ है घोंघा पुराना होना, अनुभवहीन होना, बहुत अनुभवी होना, या मूर्ख होना। तो घोंघी पुरान होना के मतलब होते बहुत अनुभवी होना। कोई व्यक्ति जब बहुत पुराना हो जाते ना, तो देखो ओकर एक तो स्पीड कम हो जाते, लेकिन ओकर कोई भी चीज के विश्लेषण करे के क्षमता जो रहते ना, वो बहुत तेज हो जाते। विश्लेषण बहुत अच्छा से कर सकते हो, हा, ठीक है। कोई चीज के पॉजिटिव नेगेटिव बहुत अच्छा से बता सकते। ता स्पीड कम हो गए सर, लेकिन विश्लेषण करे के क्षमता हो गए। सेम ही मानथा नमन है, एक गुण काकर में होते घोंघा में, घोंघी में, ठीक है। घोंघी बहुत धीरे चलते, देखे गलो घोंघी, है नी, तरिया पार में रथे, पथरा मन के आसपास चिपके रहते। हा, तक घोंघी जो रथे, घोंघी जो रथे ये बहुत धीरे रथे, लेकिन ओकर वो एकदम देख ताक के चलते, एकदम नाप तौल के कदम रखते। तेकरे से ती घोंघी पुरान होना के मतलब का होते, बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना, ठीक। अगला प्रश्न देखथन, चेंद्रा कस चीरना का अर्थ है। चेंद्रा कस चीरना मतलब होते बहुत अधिक पिटाई लगाना, ठीक है। कोनो ला बिकट पीटो, तो यही ला हमन कह देथन कोलिहा कुटान, है नी, यही ला हमन का कह देथन कोलिहा कुटान परे हरे। ऐसे कोलिहा पहली मिला गांव में, जैसे लइका विकल धरे कोलिहा मन है। तब मान ले कोनो कोलिहा धरा गे तो ओला कंबल में लपेटा, नहीं तो बोरा में इसे लपेटा और दे तहन जे पाए थे बेते बेत मारा थे। तो चेंद्रा कस चीरना माने होते बहुत अधिक मारना, बहुत पिटाई लगाना, ठीक है। तो एक अर्थ होई का बहुत अधिक मारना। अगला प्रश्न देखो, छानी में हूम देना का अर्थ है छत पर आग लगाना, घर को बर्बाद कर देना, छत की मरम्मत करना, उत्सव मनाना। छानी मतलब समझ गए ना, छानी ही जिला हमन कहथन, है नी। जैसे ये घर है रे हमर, तो ये घर में ऐसे जो खपरा के बने हैं, ये जो खपरा रमा है सर, है नी, खपरा रमाना है रे है। तो एक खपरा जिला हमन रमाक रखे हन, एक ऊपर बैठ के कोनो आदमी हुम करही तो छानी बाँचही, धन भुंजा जही, छानी पूरा खत्म हो जाई सर, जर जही। तो एकरे बर हमन प्रयोग करथन का छानी में होम देना। होम माने होम जग करना, यह देना, आहुति देना, तो घर को बर्बाद कर देना, ये एक अर्थ हुई। छानी में होम देना मतलब घर को बर्बाद कर देना, ठीक है। यही ला हमन का कहथन छाती में होरा भूंजना, छानी में होरा भूंजना, सॉरी, है नी, छानी में होरा भूंजना, यही छरे। यही ला का कहथन हमन हा छाती में मूंग दलना, अत्याचार करना, है नी, छाती में मूंग दरना या दार दरना। मूंग दरना गलो कथे, दार दरना गलो कथे। ए का हरे, ए सब अत्याचार करना, बर्बाद करना, यही सब के अर्थ होते, ठीक है। अगला, अगला हरे जनौला। चलो भाई जनौला बताओ, बताओ, चलो वीडियो पॉज करके आंसर ला देखाओ, आंसर ला देख करके पहचान करो एक आंसर का हो ही।
करिया बैला बैठे है, लाल बैला भागत है। बताओ भाई का हरे? दिन और रात, धुआं और वाघ, आग और धुआं, बादल और बिजली, का हरे? करिया बैला बैठे है, लाल बैला भागत है। ठीक है, उल्टा लिखा है का यार? लाल बैला बैठे है, करिया बैला भागत है, ऐसे हुई का? है ना, उल्टा लिखा है। लाल बैला बैठे है और करिया बैला भागत है। ए आही ए मेर और दे आही ए मेर, तो का हुई एकर आंसर? एकर आंसर हुई आगी और धुआं। आगी लाल रही थे तो वो बैठे है नी, और धुआं धुआं करिया है तो वो भागत है, ऐसे हो जाही। ठीक है, तो आग और धुआं पर हमन प्रयोग करथन का? जनौला कि लाल बैला बैठे है और करिया बैला भागत है। ठीक है, देखो लोकोक्ति भी, लोकोक्ति के साथ ना छत्तीसगढ़ में एक विशेष विधा है जिला हमन कहथन जनौला। जनौला जो है वो बेसिकली देखा जाए जिला हमन हा ब्रेन स्टॉर्मिंग कथन ना अंग्रेजी में, सुडोकू जैसे सॉल्व करथन। ठीक है, दिमाग के मेहनत करना। हमार पहली के पुरखा मन हा, पहली के जो सियान रही से ते मन लइका मन के मनोरंजन करे बर और ओकर मन के सोचे के क्षमता बढ़ाए बर जनौला के खोज करे रही से। तो क्वेश्चन करे, प्रश्न करे, चल बता का हरे यह, ऐसे करके। तो वही हरे जनौला। जनौला ला हिंदी में हमन कथन पहेली, और यही ला संस्कृत में कथन प्रहेलिका। प्रहेलिका अंग्रेजी में ब्रेन स्टोरम हरे ही हा। ठीक है, अब बहुत अकन शब्द मिली, बहुत अकन इसने जनौला मिली ही। जैसे एक थारी में 2 अंडा, एक सुरु, एक गरम एक ठंडा। यहू एक ठो प्रश्न है, का हो ही? चलो बताओ। ठीक है, पहला प्रश्न में पूछा था, अब यहीं से आंसर देख चालू करो, है नी? एक थारी में 2 अंडा, एक गरम एक ठंडा, का हरे? दूसरा, नानचुन मटुक दास ओन्हा पहिरे 150, का हरे? चलो बताओ। नानचुन मटुक दास ओन्हा पहिरे 150, का हरे? बताओ। ठीक है, लात मारे त चिचियाए और कान मुरकेटबे तो भाग जाए, का हरे? इला बताओ। लात मारबे त चिचियाए और कान मुरकेटबे तब भाग जाए, का हरे? त 3 ठक जनौला में पूछा था, चलो एक जवाब दो। पहला है एक थारी में 2 अंडा, एक गरम एक ठंडा, नानचुन मटुक दास ओन्हा पहिरे 150। और तीसरा का रही से यार? हाँ, लात मारबे त चिचियाए और कान मुरकेटबे त भाग जाए, का हरे? तेला बताओ। ठीक है, अगला प्रश्न, बिन पंख के सुवना उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इनकर नहीं है, मरे न भूख प्यास। ठीक है, ये है हमर घासीदास बाबा के दर्शन हरे, है ना? घासीदास पूज्य संत बाबा घासीदास जी के वचन हरे है नी? ओकर एक तरीका से देखा जाए तो शिक्षा है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में बाबा घासीदास के बहुत उपकार रहे हैं हमर मन ऊपर। काबर मनखे मन के एक समान कही के जम्मो छत्तीसगढ़िया मन ला एक रहे के नारा दे है, सब एक रहो, सब मानव एक समान हो। ठीक है, अब पूज्य बाबा जी के जयंती भी है। ठीक है, तो बढ़िया उल्लास से मनाओ और एकर मार्ग में चलाओ। एकर मार्ग में चलहु तो हमार छत्तीसगढ़ नित दिन उन्नति के शिखर ला प्राप्त करत जाही। ठीक है, चलो तो एकर का है प्रश्न कि बिना पंख के सुवना उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इनकर नहीं है, मरे न भूख प्यास। मतलब एक सुआ है, एक पक्षी है। ठीक है, एक तोता है, सुआ माने तोता, तो बिना पंख के है। पक्षी के कोनो पंख नहीं है सर, उड़ी चलत आकाश, आकाश में उड़ के जावत है। रूप रंग इनकर नहीं है, एकर रूप रंग नहीं है, और मरे ना भूख प्यास, न एला भूख लागे न एला प्यास लागे। तका हरे बादल है, हवाई जहाज है,
आवाज या जीवात्मा, आत्मा या जीवात्मा हरे कि पतंग हरे का हरे पूछा थे। तो एकर आंसर अगर छत्तीसगढ़ी आथे तो एकर आंसर निकालना बहुत आसान है। ठीक है, तो एकर आंसर हो जाही आवाज, आत्मा या जीवात्मा। ठीक है, चलो तो घासीदास बाबा जी के ये वचन के साथ आज के वीडियो ला यही मेर खत्म करथन। आगे आने वाले समय में औ मैं आप मन के लिए बहुत सारे प्रश्न लेकर के आने वाला हूं, छत्तीसगढ़ी भाषा के, हिंदी भाषा के भी लाबो। एक अलावा करंट अफेयर के सीरीज में बहुत जल्द आप मन के लिए चालू करने वाला हूं। ओमा काम चलत है धीरे धीरे करके, लेकिन बहुत जल्द आपके समक्ष मैं करंट अफेयर के क्लास लेकर के आऊं, जिसमें पूरा साल भर के समसामयिक घटनाक्रम आपके लिए मैं उपलब्ध कराए के कोशिश करूं। ठीक, तो मिलथन अगले वीडियो में। दया माया बनाए रखो। बहुत जल्द बहुत सारा वीडियो आप मन के लिए लेकर के आवत हन। तो जितना एमसीक्यू सीरीज के वीडियो है इस सबसे जुड़े रहो, और चैनल ला अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर लू। मिलथन अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।